माननीय गुड्डू राम चमार जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल। माननीय बी.ए. सागर जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल। श्री विश्वनाथ पाल जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल। श्री गंगाधर दुबे जी, जो इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज को इस पूरे मंडल में जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं, उनको एक साथ लेने का रखने का काम भी कर रहे हैं। श्री नरेंद्र कुशवाहा जी, पूर्व सांसद लोकसभा। माननीय सूरभान जी, पूर्व विधायक। माननीय सत्यनारायण जी, पूर्व विधायक। माननीय कमला शंकर भारती जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल। श्री पन्नालाल जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल। माननीय प्रेम शंकर मौर्य जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल। माननीय राजकुमार भारती जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल। माननीय पुष्पलता बिंद जी, पत्नी हरिशंकर बिंद जी, प्रभारी, जो कि प्रभारी भी हैं और प्रत्याशी भी हैं मझवा से बहुजन समाज पार्टी की, और बहुत बड़ी संख्या में इनके समर्थक यहां पर आए हुए हैं। माननीय संतोष कुमार प्रबंधक, डॉक्टर शिव जोर पाल जी, सेक्टर प्रभारी। माननीय हरिशंकर उर्फ दादा चौहान भदोई। श्री बैद्यनाथ गौतम, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा औरई। और माननीय अविनाश शुक्ला जी, जिला सचिव सोनभद्र। श्री नरेंद्र गिरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। श्री महेंद्र चौबे जी। श्री धनेश्वर गौतम, पूर्व प्रत्याशी। श्री राकेश कुमार उपाध्याय ओबरा। श्री श्याम नारायण दुबे, संयोजक दुद्धी। श्री रमेश चंद्र दुबे औरई। श्री जय राम मिश्र, जिला सचिव भदोही। श्री मार्कंडे दुबे जी। श्री रज्जन दुबे जी 96। श्री काशी प्रसाद सिंह, पूर्व जिला संयोजक। श्री प्रमोद पांडे जी। श्री मनोज मिश्रा जी। श्री चंद्रेश पांडे जी तथा अन्य सभी वो जो हमारे साथीगण हैं जिनका नाम हम नहीं ले पाए हैं, तथा यहाँ पर जिनका नाम श्री नकुल दुबे जी ने लिया, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को आज उसकी सदस्यता ग्रहण करी, उन सबका भी स्वागत करते हुए हमारे मीडिया के साथियों, भाइयों, आपके बीच में हमारे सभी पूर्व साथियों ने, लोगों ने अपनी बात बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़े विस्तार से रखी और उसको आपने बहुत ध्यान से सुना है। लेकिन उसको फायदा कब है, जब आपने अगर सुना है और उसको सराहा भी, तो उसमें उसको कार्यान्वयन भी लाना जरूरी है। आपको ये देखना होगा, सोचना होगा कि अब समय कितना आपके पास बचा है। समय तो आपके पास सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। इन 10-12 दिनों के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो चुनाव की तैयारी हो जाएगी। चुनाव के मैदान में हम लोग उतर चुके होंगे, हम लोगों के प्रत्याशी भी चुनाव के मैदान में उतर चुके होंगे। हमारी नेता और हम सबकी मुखिया, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार रही मुख्यमंत्री बहन मायावती जी आपके बीच में आएंगी, अपनी बातें रखने का काम करेंगी। लेकिन इसके पूर्व चूंकि आप सब लोग हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साथी के साथ में कार्यकर्ता भी और उन्हीं की बैठक है, तो इसमें आप लोगों को ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी खाली पार्टी की तरफ नहीं, आपकी जिम्मेदारी इस प्रदेश की तरफ, अपने इस मंडल की तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपने परिवारजनों की तरफ, आने वाली जो आपकी और जो लोग हैं जो बड़े हो रहे हैं आपके परिवार में और नौजवान लोग हैं, उनकी तरफ इन सब की जिम्मेदारी आपके सरों पे, आपके कंधों पे, और आपको उसको निभाना है। तो कैसे करेंगे? जब आप उसमें अपनी पूरी ताकत, अब जो हम लोगों को जरूरत है उसको झोंकने का काम करेंगे। अगले 10 दिन में आप पूरी तरीके से तन मन धन के साथ में बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो हम लोग घर घर जाने की बात है, सेक्टर ही नहीं बूथ लेवल पर सबके पास जा करके और लोगों के घरों में जा करके बहुजन समाज पार्टी का, हमारी मुखिया का संदेश और हमारी पार्टी की क्या नीति है और क्या सोच है, उसको पहुंचाने का काम करने की जिम्मेदारी आपके हाथों में। आपको लोगों को बताना होगा
कि देखिए 5 साल बहन मायावती जी की सरकार रही, उन 5 सालों में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। 5 साल उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसमें क्या हुआ, और फिर भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार है, उसको भी सबने देखा। उसके बारे में भी आप लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इसके लिए जानकारी भी होना जरूरी है। आपको जानकारी तो है ही, पूरे प्रदेश के लोगों को है, लेकिन उन सब चीजों को दोहराते हुए और सूक्ष्म में आपको बताते हुए, क्योंकि हमारे साथियों ने बहुत कुछ आपको बता दिया, लेकिन सूक्ष्म बताते हुए कि आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि 5 साल जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज चलाया था। उन्होंने विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बहाने का काम किया था। उन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का खाली नारा नहीं दिया था, उन्होंने सर्वजन सुखाय की सरकार बनाने का काम भी किया था और इस तरह से चलाने का भी काम किया था। उत्तर प्रदेश में सारे धर्म के लोग, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सारी जातियों के लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, अपर कास्ट समाज के अन्य लोग हों, और चाहे वो दलित समाज के हमारे भाई बहन हो, जो चाहे वो एसटी समाज के शेड्यूल ट्राइब्स के हमारे भाई बहन हो, और चाहे वो हमारी महिलाएं हो, और चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सभी को बहन मायावती जी ने एक साथ लेकर के चलने का काम किया था। सबका विकास करने का काम किया था, सबको लाभ पहुंचाने का काम किया था। 29,000 गांव उत्तर प्रदेश के बहन मायावती जी ने उनका समग्र विकास, जो डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सेवक के नाम से जाने जाते हैं, बहन मायावती जी ने करने का काम किया था। जब समग्र विकास की बात करते हैं तो संपूर्ण विकास की बात होती है। वहां पर इस तरह से नहीं काम होता था कि आज ईंटें बिछा करके सड़क बना दी और कल फिर टूट गई और फिर दोबारा उसमें बजट आया और फिर उसमें इस्तेमाल हो गया। बहन मायावती जी द्वारा जो सड़कें बनाई हुई थी, वो सीसी रोड बनाई गई थी इन गांव में, पूरा समग्र विकास करके, जिसमें कि उसमें कोई तोड़फोड़ की गुंजाइश ही ना रहे। उन्होंने 29,500 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। उन्होंने 5,000 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल उत्तर प्रदेश में बनाए। 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल करीब हर जिले में बनाने का काम किया उन्होंने, जिससे कि लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिल सके। उन्होंने यूनिवर्सिटियां 1-2 नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा नई यूनिवर्सिटियां बनाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई। और फिर चाहे उसमें लखनऊ में, नोएडा में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई, लखनऊ में भी उन्होंने 2-2 यूनिवर्सिटी अपने पिछले ही कार्यकाल में बनाने का काम किया। एक उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के जो मांग थी कई वर्षों से, उर्दू फारसी, उसकी उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, और दूसरी उन्होंने जो विकलांगजन होते हैं, जिनके बारे में कोई नहीं पूछता है, उन्होंने पहले उनके लिए स्कूल बनाए, और लड़कियों के स्कूल बनाए, बच्चों के स्कूल बनाए। उसके बाद पिछली सरकार में उन्होंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से लखनऊ में विकलांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, जहां पर लगभग 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं, और पूरे देश ही नहीं विदेश के लोग वहां पर आ रहे हैं। 3 बार उस राष्ट्रपति का उसको अवार्ड भी मिल चुका उस यूनिवर्सिटी का। तो बहन मायावती जी ने हर तरफ विकास करने का काम किया। उन्होंने बिजली, जो कि पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया रहता था, 2 घंटे 4 घंटे की बिजली आती थी, उन्होंने, क्योंकि 6,500 मेगावाट की बिजली आती थी पूरे प्रदेश में, उन्होंने उसको बढ़ा करके अपने 5 साल के कार्यकाल में 13,500 मेगावाट बढ़ाने का काम किया, बनाने का काम किया। उन्होंने इसी प्रकार से 23 नए जिले बनाए। 23 नए जिले जब बनते हैं, एक भी जिला बनता है तो उसमें संपूर्ण विकास होता है उस जिले का, उसमें हर चीज बनाई जाती है, चाहे वो कचहरी हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, कुछ भी हो, हर चीज उसमें बनती है। बहन मायावती जी ने इस प्रदेश को 23 जिलों के, नए जिलों की देन देने का काम किया। बहन मायावती जी ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके दिखाया। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, और फिर चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने अपने हाथ में कानून लेने का काम किया था। गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया था। 15 दिन पुरानी सरकार थी 2007 में,
बहन मायावती जी ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लखनऊ में अपने निवास में बुला करके और फिर वहीं से हथकड़ी लगा करके और जेल भिजवाने का काम किया था और पूरे 5 साल तक जेल में रखा था। ये बहन मायावती जी की सोच थी, ये तरीका था। बहन आज जो है भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनी, याद करिए क्यों बनी, कैसे बनी। उसके पहले 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और जब होती है समाजवादी पार्टी की सरकार, तो आते ही पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, बलात्कार और उसके साथ साथ में दंगे फसाद इसकी जड़ी लग जाती है। तो जब इन सब चीजों से परेशान होकर के 134 दंगे पूरे प्रदेश की जनता ने 5 साल में देखने का काम किया। महिलाओं के साथ में दुराचार हो रहा था, बलात्कार हो रहे थे, किस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा था। रोजगार जो लोग कर रहे थे उनसे हफ्ता वसूली की जगह रोजाना वसूली शुरू हो गई थी। इस तरह का गुंडाराज लोगों ने देखा। लोगों ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर के कह रहे हैं, इनके बड़े बड़े आकर के कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि महिलाओं से कहते हैं कि हमको वोट दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। महिलाओं ने अपना वोट दे दिया, ये सोच करके दिया कि हमें सुरक्षा मिलेगी। वो क्या जानती थी कि आज जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है ये हम लोगों की रिपोर्ट नहीं है, हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं कि आज उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है और दुराचार हो रहा है, जो कि रिपोर्ट हो रहा है, जो कि दर्ज हो रहा है। जो दर्ज नहीं हो रहे हैं वो अलग है। क्या यही सुरक्षा महिलाओं ने मांगी थी? बहन मायावती जी की सरकार थी, रात में 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से निकलने की जरूरत पड़ती थी, वो हिचकिचाती नहीं थी, वो घर से निकल जाती थी निडर होकर के, क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी तरफ कोई गलत निगाह उठा करके देख नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं। इसलिए किसानों से वादा किया इन्होंने, किसानों से कहा हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, तुम हमको वोट दे दो, हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना करेंगे। उसकी जगह करा क्या इन्होंने? उनकी आमदनी 2 गुना तो नहीं की, बल्कि उनकी जमीन छीनने का काम किया। 3 काले कानून बना लिए, ऐसे कानून बनाए जिससे कि किसान उस जाल से पूरे जीवन भर ना निकल पाए, उसको अपनी जमीन पट्टे में देनी पड़े। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जिन्होंने इनको लाखों लाख करोड़ों रुपए देते हैं चुनाव लड़ने के लिए और अपनी पार्टी चलाने के लिए, उनके इशारे पर 3 काले कानून बना दिए। किसान पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उससे जागरूक होकर के उसने आंदोलन करने का काम किया। तो जब आंदोलन किया तो इन्होंने क्या किया? 700 किसानों की बलि ले ली। 1 2 नहीं, 700 किसानों की बलि ले ली। लेकिन सलाम करते हैं हम उन किसानों को जिन्होंने 700 लोगों की बलि तो दे दी, लेकिन वो टस से सहमत नहीं हुए। हम लोग भी उनके साथ में खड़े थे, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी उनके आंदोलन में हम लोग शरीक थे, और किसानों ने अंततः अपनी जीत दर्ज करने का काम किया। इनको ये काले कानून वापस लेने पड़े। वो बात दूसरी है कि इन्होंने अभी तक एमएसपी नहीं दिया, जो न्यूनतम पैसा किसान कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहा उसको देने का काम नहीं किया इन्होंने। और ये भी बात कही इन्होंने, इनके नेताओं ने भी कही, जिस दिन कानून वापस लिया उस दिन भी कही। इनके एक जो उत्तर प्रदेश के ही गवर्नर है बाहर, उन्होंने भी कही कि किसान तो ना समझ है, इसलिए मजबूरी वश हमने ये वापस किया है, लेकिन कुछ दिनों के लिए किया है। कुछ दिनों का मतलब समझिए, चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव, यहां पर उत्तराखंड का चुनाव, इन चुनावों में उनको लगा कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो विधायक मौजूदा हैं, उन्होंने आकर के बताया अपने नेताओं को कि अब की बार तो पूरा सुपड़ा साफ है, हम अपने घर पे तो जा नहीं पा रहे हैं, हम वोट क्या मांगने जाएंगे किसी से? अपने घर में तो पीछे के दरवाजे से जाना पड़ता है और खबर हो जाती है तो हमको घेर लिया जाता है। इसलिए काले कानून वापस करने का काम किया इन्होंने थोड़े दिनों के लिए। लेकिन इसके लिए 700 जानों के साथ साथ में क्या किया इन्होंने? 4 किसानों को रौंद के मार दिया। आधा दर्जन से किसान जो हैं
वो घायल पड़े, आज भी घायल पड़े, कुछ लोग तो अपंग हो गए हमेशा के लिए, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस षड्यंत्र के भी खुल जाने के बाद कि इनको सोची समझी रणनीति के तहत मारा गया, दबाया गया, इनकी मौत के घाट उतारा गया, फिर भी आपने देखा है कि उनके मंत्री, जिनके इशारे पे सब कुछ हुआ और जिनके लड़के को ऊपर चार्ज लगाया गया, वो आज भी अपना आराम से देश के मंत्री हैं। और इतना ही नहीं, मीडिया के लोग जब सवाल करा उन्होंने तो उनकी कॉलर पकड़ ली, उनको मारने के लिए दौड़े, उनको चोर उचक्का कहना शुरू कर दिया मीडिया के लोगों को। ये फिर भी वो मंत्री बने हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच ही ऐसी है, वो ऐसे ही उनका कार्य चलता है। आपने देखा किस तरीके से जो यहाँ के अध्यापक थे, उन्होंने उनको पहले वादा किया समाजवादी पार्टी ने कि हम तुमको वित्तविहीन विधायक अध्यापक हो, हम तुम्हें मान दे देंगे, उसके बाद वोट दे दो, वोट दे दिया। पूरे 5 साल तक उनको टहलाते रहे, उनका वोट तो ले लिया, लेकिन उनको वोट के बदले में उन्होंने कुछ नहीं देने का काम किया। जब उन्होंने घेराव किया तो उनको लाठियां पड़ी, और लाठियां इतनी पड़ी जब तक उनका सर नहीं फट गया तब तक ये उनको लाठी मारते रहे। एक महिला ने तो अपना सर मुड़ा लिया, अध्यापिका ने विधानसभा के सामने, और सर मुड़ा करके उसने कहा मीडिया के लोगों से कि हमने तो इनकी अंत्योष्टि की घोषित कर दी है, इसलिए सर मुड़ाने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अंत्योष्टि। लेकिन मुख्यमंत्री कितने नाराज हो गए, जो कि एक महात्मा है। अब है कि नहीं, कहते तो यही कि मैं महात्मा हूं, मैं तो गेरुआ वस्त्र पहनता हूं, हमारे वस्त्र देखो, हम गेरुआ वस्त्र वाले हैं। ठीक है, हमको योगी कहो, हमको महाराज कहो, हमारे सामने नतमस्तक हो, क्योंकि हम तो महाराज हैं। और महाराज जी कहते हैं कि ये अध्यापक, जब उनसे पूछा गया क्या कहते हैं इस महिला के लिए जिसने सर मुड़ा दिया, तो कहते हैं कि ये तो अध्यापक लोग, इनको तो ऐसा ही होना चाहिए था, इनके तो ये बधाई था, इनको तो होना ही था ये। और क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत पापी हैं। वही लोग अध्यापक बने हैं इस जन्म में, जिन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे, उनको इस जन्म में अध्यापक बनना पड़ा, और इसीलिए उनके साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह की सोच रखते हैं जब मुख्यमंत्री, तो आप सोच सकते हैं जो गुरु लोग जो आपको पढ़ाते हैं, हम लोगों को पढ़ाया, उनके बारे में जो ऐसी सोच रखता हो, वो आपके बारे में क्या सोचने का काम करेंगे। और इसीलिए महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है, वो सबने देखा किस तरह से हाथरस में एक दलित समाज की हमारी बेटी, उसके साथ में पहले बलात्कार होता है, बलात्कार के बाद में जब वो मर जाती है तो उसका मृत शरीर भी मुख्यमंत्री उनके परिवार वालों को नहीं देने देते हैं। लखनऊ से बैठ करके जिला अधिकारी को आदेश देते हैं कि हम बैठ करके देख रहे हैं, तुम्हें अगर नौकरी में रहना है, बर्खास्त नहीं होना है, तो जो हम कह रहे हैं उस तरह का काम करो। और क्या करो? कहा उन्होंने जा करके उसकी मृत शरीर को भी उनके परिवार वालों को मत देने देना, उनके हाथों में मत पहुंचाना, क्योंकि हमारे अपने, जिन लोगों का हम ख्याल रखते हैं, खाली वो जो उसमें मुलजिम है वो हमारे अपने हैं, उनको बचाना जरूरी है। और फिर देखा आपने किस तरह का दृश्य देखा आप सब लोगों ने, वो तो मीडिया के लोगों को भी लाठियों मार के भगाने का काम किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने छिप करके फोटोएं खींची। पुलिस वाले को कहा गया कि मिट्टी का तेल ले जा करके और उसके शरीर पे डाल करके उसको जला दो, और इस तरीके से उसको जलाने का काम हुआ। इससे ज्यादा घृणित कार्य क्या हो सकता है? लेकिन हमारे मुखिया वो बड़े खुश थे, क्योंकि उनके अपने लोग बच जाएंगे। ऐसी सरकार जिसमें कि ऐसे मुखिया हो जो कि ब्राह्मणों को, दलितों को, जातिवाद की नीति करते हैं, ऐसा आदमी मुख्यमंत्री जब होगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, जो कि एक जाति विशेष को खाली कहेंगे ये हमारे अपने हैं, जैसे इसके पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, वो कहते थे ये जाति विशेष वाले हमारे अपने हैं, इन्हीं को सब नौकरियां मिलनी चाहिए। ये भी कहते हैं इनको सब कुछ लुटा दो, इन्हीं को सब कुछ मिलना चाहिए, ब्राह्मण समाज की शक्ल नहीं देखना चाहते।
दलित समाज को देखना नहीं चाहते हैं, अल्पसंख्यक समाज को डरा के दबका के रखना चाहते हैं, बैकवर्ड समाज के लोगों का चेहरा पसंद नहीं आता है उनको। तो ऐसे व्यक्ति जब बैठे होंगे और जब राज कर रहे होंगे, अपने को महाराज कहते हुए, अपने को कहते हुए कि मैं तो संत महात्मा हूं, तो ऐसे संत महात्माओं का असली चेहरा भी आपको जानने की जरूरत है। देखिए कि उसके पीछे क्या छुपा हुआ है। किस तरह से 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई, 100 से ज्यादा ब्राह्मण लोगों को इनकाउंटर में मार दिया गया। ये 5 साल की सरकार किस तरीके से, एक रेणु शर्मा नाम की लड़की ब्राह्मण समाज की, सिर्फ उसका इतना ही दोष था कि ब्राह्मण समाज की थी, और वो एक मजबूत, वो पॉलिटिक्स में थी, वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी हाथरस की, अलीगढ़ मंडल के, और उसको जेल भेज दिया फर्जी मुकदमे लगा करके। और उसके बाद जेल ही नहीं भेजा, उसको बेल हो जाने के बाद भी जेल से बाहर नहीं निकलने दिया। जब 15 दिन के बाद वो उसकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर, तब उसको बेल में, तब उसको बाहर निकलने का, मृत्यु शरीर निकलने का देने का काम किया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण समाज की। क्यों खुशी दुबे को अभी तक इन्होंने जेल में बंद कर रखा है? 1.5 वर्ष हो गए, 1.5 साल से जेल में बंद करके रखा हुआ है। 16.5 साल की लड़की थी, शादी होकर के 1 दिन पहले आई थी, दूसरे शहर से आई थी शादी होकर के। उसका क्या दोष था? क्या वो माफिया थी? क्या वो बड़ी भारी दबंगी थी? और उसको भी आप उठा ले गए 1 दिन बाद। उसके पति का तो एनकाउंटर कर दिया आपने, और लोगों का कर दिया, गाड़ी पलटाई, गोली चलाई, मार दिया, एनकाउंटर हो गया। लेकिन खुशी दुबे का क्या दोष था? उसको भी जेल में ले गए। लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश है, निर्देश है कि किसी भी हालत में, चूंकि ये ब्राह्मण समाज की लड़की है, इसको जेल से नहीं बाहर आना चाहिए। इसका भी हश्र वही रेणु शर्मा की तरह होना चाहिए जैसे कि उसका मृत्यु शरीर जेल से बाहर आया है। और आपने देखा 1.5 वर्ष हो गया है, कोई भी उसके ऊपर ऐसा अपराध नहीं, कानून नहीं है, लेकिन उसको जेल में बंद करके रखा है। उसके साथ साथ में 2 और महिलाओं को, जिनके साथ में तो एक 6 साल की लड़की और 3 साल का बच्चा है जो घर में काम करने वाली थी, उसको भी जेल में बंद करके रखा है। ऐसे संवेदन अपने को कहते हैं, मैं तो बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हूं, मैं तो देश को, प्रदेश को नंबर 1 पहुंचा रहा हूं। उनके लिए कहा गया बहुत ही उपयोगी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के लिए, आपके लिए यही उपयोगी मुख्यमंत्री हैं। कहां उपयोग है? उपयोगी मुख्यमंत्री खाली वो अपने जो उनके विज्ञापन निकलते हैं उसी में उपयोगी मुख्यमंत्री हैं। कोई अखबार उठा लीजिए आप, अपने यहां का आज का भी कोई अखबार उठा लीजिए, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक उनकी तस्वीर आपको दिख जाएगी। कहीं नाराज चेहरा दिखेगा, कहीं मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा, कहीं पर मंदिर के सामने खड़े हुए भगवान की मूर्ति के सामने दिखेंगे, भगवान को छोटा सा दिखाएंगे, लेकिन अपने को एक बड़ा भारी एक व्यक्ति के रूप में बढ़ के दिखाएंगे कि हम तो उनसे भी बड़े हैं जिनकी तस्वीर हम पीछे लगाए हुए हैं। ऐसे लोगों को, उनको बहुत अगर धर्म से प्यार है और महंत है, धर्मात्मा है, तो क्यों नहीं वो अपने मठ में जाकर के धर्म की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा छोड़ करके बाहर प्रदेश में लोगों को गोलियां मरवाने का काम, एनकाउंटर कराने का काम, क्या ये किसी योगी महंत का काम है? लेकिन आज तो उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। डराने का, धमकाने का, हर तरह का काम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हो रहा है। और कहते हैं कि मैं तो सीना ठोक के कहता हूं कि मैं ये काम कर रहा हूं और करूंगा। तो 5 साल जब ये किया है, तो अगले 5 साल अगर ये रह गए तो सोचिए आपका क्या हश्र होगा, इस प्रदेश का क्या हश्र होगा। ये देखने की बात है। कोई भी आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ब्राह्मण पुजारी अब सुरक्षित नहीं है। कितने ब्राह्मण पुजारियों की हत्या हो गई, मंदिर के अंदर हत्या हो गई, मंदिर के बाहर उनके कमरे में हत्या हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा नाम तो पिछली बार हमने बताए थे अपनी, जब हम पूरे प्रदेश में 75 जिलों में घूमे थे। और क्यों? क्योंकि वहां पर भी गोरखपुर के मठ से, जिनको कि सनातन धर्म से बहुत ही विरोध है,
ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। इनका जो मठ है वो आप जानते हैं कि नाथ समुदाय का है, और नाथ समुदाय में एक ही चीज है कि ब्राह्मणों का विरोध करो। जो चोटीधारी है, जो टीका लगाता है, उसको ठिकाने पहुंचाने का काम करो, क्योंकि ये उसके घोर विरोधी होते हैं। इसीलिए इनका समुदाय अलग होता है। और ये ब्राह्मण समाज के जहां जहां मंदिर में पुजारी हैं, पूरे प्रदेश में धीरे धीरे इस गोरखपुर मठ से निकाल करके वहां भेज दिए गए हैं, और इनके अपने जाति विशेष के लोग भेजे गए हैं कि इन ब्राह्मणों को वहां से बाहर करो और इन पे कब्जा करो। और जहां कब्जा नहीं कर सकते हो, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, विंध्यवासिनी जी का मंदिर तो यहीं पर है जहां आप हैं। यहां से निकलने के बाद हम दर्शन जब भी आते हैं मिर्जापुर, तो बगैर मां के आशीर्वाद लिए और माथा टेके तो यहां से जा ही नहीं सकते। आज भी जाएंगे, लेकिन इसको भी अधिग्रहण करने की योजना है। आपके मिर्जापुर के मंडल के लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि बहुत जल्दी यह मंदिर भी आपके हाथ से चला जाएगा और यह एक पर्यटक स्थल बन जाएगा। जिस तरीके से वाराणसी में उन्होंने शिव मंदिर को, वहां पर बाबा भोलेनाथ को उन्होंने आस्था से हटा करके एक पर्यटक स्थल में परिवर्तित कर दिया है, बहुत जल्दी विंध्यवासिनी जी का मंदिर भी ये उसका अधिग्रहण करके, तोड़ फोड़ करके, और इसको भी एक पर्यटक स्थल के रूप में बदलने का काम करेंगे। लेकिन इनके पास अब समय बचा नहीं है। अगर आप लोग अपना चौकन्ने रहे और प्रदेश के लोग इनकी असलियत को भांपते रहे, तो ये तय है कि इनको, मुख्यमंत्री जी को अब की बार, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनके पीठी में हाथ रख करके जो फोटो इन्होंने खुद ही छपवाने का काम किया, हम लोगों ने नहीं छपवाया, इन्होंने टेलीविजन में और हर जगह एक पूरे पन्ने में फोटो छापी, और कई दिन छपती, आज भी छपी होगी, कि पीठी में हाथ रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहचान गए इनको। उन्होंने कहा अब चलो, बहुत हो गया, अब चलो, और चलो यहां से। और कहां चलो? उनका भी कहां जाएंगे? उन्होंने कहा चलो अपने उत्तराखंड वापस चलो, और वहीं जहां से आए वहीं चलो, यहां पर हो गया जो होना था। तो इस तरह का तस्वीर तो अब इनकी खुद ही छप रही है। इन्होंने, इनकी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा बड़े इसलिए दिखते हैं, और इसलिए बड़े हो भी गए हैं क्योंकि वो कहते हैं अगले प्रधानमंत्री तो हम ही हैं। अगले प्रधानमंत्री के रूप में तो अब इस देश के प्रधानमंत्री हम होंगे। 2024 में माननीय जो प्रधानमंत्री इस समय है, वो कहते हैं कि ये विदाई ले लेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, और अब हम उत्तर प्रदेश के छोड़ करके हम देश को संभालने का काम करेंगे। इसी की तैयारी में ये लगे हुए हैं। और इसीलिए आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जो प्रधानमंत्री का कार्यालय से था, वहां से एक उन्होंने शर्मा जी को यहां उत्तर प्रदेश में भेजा था। लेकिन उनका क्या हश्र किया इन्होंने? उनको तो इन्होंने मकान भी मिलने नहीं दिया, बंगला भी नहीं मिलने दिया। बड़ी मुश्किलों से किसी तरह से एमएलसी बन गए। उसके बाद इन्होंने कहा जहां रहते हैं, जिस जगह रह रहे हैं वहीं पर रहिए, यहां आने जाने की जरूरत नहीं। तो ये अपने को अब सर्वोपरि समझ लिया है, सबसे ऊपर, और वही की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन यहां की जनता इनके किए हुए वादों, इनके किए हुए क्रियाकलापों को भूल नहीं सकती। किस तरह से बेरोजगारी आज उत्तर प्रदेश में फैली है, सबने देखा है। सारे जगह जहां जहां भी रोजगार मिल सकता है, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो निर्माण निगम, जहां पर की राजकीय निर्माण निगम हो, जहां ओवर ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, सब जगह जहां सरकारी नौकरियां हो सकती थी, इन्होंने उन सब जगह ठेकेदारों को बुला करके और अपने जाति विशेष के ठेकेदारों को बुला करके और उनके हाथों में ठेका देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया, और इस प्रदेश की सरकार ने किया। सबकी नौकरियां ले ली। रिजर्वेशन कहां से होगा? जैसा हमारे साथियों ने कहा, क्या गलत कहा? उन्होंने कहा रिजर्वेशन की तो बात ही खत्म हो गई। जब जितने सरकारी उपक्रम थे वो तो प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर दिया। चाहे रेलवे हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे तेल बनाने की कंपनी हो, चाहे हवाई जहाज बनाने की कंपनी हो, और अब तो बैंक को भी बेचने का काम चल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बेचा, अब बैंक को भी बेच रहे हैं। पहले बैंक में घोटाले, इनके उद्योगपतियों ने घोटाले के
इन्होंने करने दिया और उसके बाद घोटाले करके वो लोग विदेश भाग गए और विदेश भागने के बाद में उनसे कहा गया तुम सुकून से वहां रहो, चिंता नहीं करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, वहां पर भी करेंगे जैसे देश में कर रहे। और बैंक को कंगाल करने के बाद कहते हैं अब हम इसको बेच रहे हैं। किसके हाथों में बेच रहे हो? उन्हीं के हाथों में बेच रहे हो जिन्होंने कंगाल किया है। आप खुद सोच सकते हैं कोई बैंक को क्यों खरीदेगा, क्यों कोई ऐसी संस्था खरीदेगा जो प्रॉफिट